नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसको कि हम ऑपरेशन भगवा कहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि ट्रेड डील से क्या निकल के आ रहा है। साथ ही बात करेंगे कि 2 अक्टूबर को हमारी सेना की तरफ से क्या तगड़ा एक्शन आने वाला है। बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटरों के जिहादी माइंडसेट के बारे में और सरोज सरगम जैसे धर्म विरोधियों के इलाज के बारे में। और साथ ही बात करेंगे अमित शाह जी की लाल डायरी के बारे में। इसमें किन किन लोगों के नाम है और उनके साथ क्या होने जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यह वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह जियो पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा और आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हमने हमारे पुराने वीडियो में ये समझाया था कि ऑपरेशन सिंदूर ही ऑपरेशन भगवा है। यही वो धर्म युद्ध है जो भारत ने शुरू किया था। क्योंकि सिंदूर का मतलब सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं होता, इसका दूसरा मतलब भी होता है और यह होता है भगवा, यानी कि केसरिया, जो कि प्राचीन काल से हिंदुत्व का धर्मध्वज रहा है। इस ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी हमारे दुश्मन है, उन सभी पे कार्रवाई होगी। और जो दुश्मन हमारे देश के अंदर बैठे हैं, जो गद्दार बैठे हैं, उनका भी इलाज होगा। दोस्तों, सीज फायर तो पाकिस्तान की सीमा पर हुआ है, बस गोलियां चलनी बंद हुई है, पर ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको ये समझना है कि ऑपरेशन का मतलब सिर्फ गोलियां चलाना नहीं होता, इसमें बहुत सी और भी चीजें होती है। उसी के अंतर्गत हमारे देश में कई सारे नक्सलियों को खत्म किया गया है, कईयों से सरेंडर करवा लिया गया है। देश भर में जिहादी पकड़े जा रहे हैं, गद्दारों को पकड़ा जा रहा है, शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो रहा है। ऐसी एक न अनेक कई बातें हो रही है और जिसका जिक्र हमने हमारे पुराने वीडियो में भी किया हुआ है। अब ये सब शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद। नेपाल में जो कम्युनिस्ट सरकार चीन द्वारा उखाड़ी गई है, उसमें भी भारत का रोल है। सब लोग सोचते हैं कि ये काम अमेरिका ने किया है, पर असल में ये चीन का किया धरा है। ये सब बातें हमने पहले ही समझाई है। आप चाहे तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे पिछले वीडियो में हमने 2 बातें समझाई थी। पहली कि 2 अक्टूबर को सेना का एक्शन आने वाला है और ट्रेड डील भी उससे पहले ही फाइनल हो जाएगी। 2 अक्टूबर को क्या विशेष है? दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी, जो कि भारत के विभाजन के एक मुख्य कर्ता धर्ता है, उनकी जयंती के दिन ही विभाजन से हमारे देश को जो गंभीर खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनका बंदोबस्त करने की शुरुआत करनी है। उसी दिन विजयदशमी भी है। विजयदशमी के बारे में हिंदुओं की ये मान्यता है कि इस दिन हम लोग शस्त्रों का पूजन करके सीमा उल्लंघन करते हैं। अपने सैन्य कार्रवाइयाँ करने के लिए हम लोग अपना सीमा से बाहर निकलते हैं। इसके बारे में एक प्रचलित कथा भी है। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान विराटनगर में रह रहे थे, तब उन्होंने अपने शस्त्र एक शमी के वृक्ष में छुपा के रखे थे। जब कौरवों ने विराटनगर पर धावा बोल दिया, तो विराटनगर की रक्षा करने के लिए पांडवों ने उन शस्त्रों को शमी के वृक्ष से निकाला, फिर उनका पूजन किया और फिर लड़ाई शुरू की और कौरवों पर विजय भी प्राप्त की। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, मोदी जी की आदत है, विशेष कार्य वो उस विशेष तारीख को ही करते हैं जिस तारीख का उस कार्य से कोई गहरा संबंध होता है। तो तारीख तो तय है, अब देखना यह है कि क्या क्या और संभावना बन रही है और कार्रवाई होगी तो क्या होगी, किस पर होगी। क्योंकि मोदी जी सैनिक कार्रवाई करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जल्द से जल्द लक्ष्य हासिल कर लिया जाए और कार्रवाई खत्म की जाए। वे युद्ध को लंबा खींचना नहीं चाहेंगे, इसलिए उसी हिसाब से उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, कार्रवाइयाँ तो अनेक होंगी, पर 2-4 दिनों से ज़्यादा कोई भी कार्रवाई में समय नहीं लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने देखा होगा कि पिछली बार जब इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर किया था, उसी समय भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला किया था। और जब पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा, तो हमने उसकी क्या हालत की थी, ये भी आपने देखा है। और जब यहाँ हमने पाकिस्तान को अच्छी तरह से ठोक के घुटनों पर ला दिया और बाद में सीज फायर किया, तो उधर इजराइल ने हमास को ठोकना शुरू कर दिया। इनका ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब की बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। देखिए, 2 अक्टूबर को यहूदियों का सबसे पवित्र त्योहार
योम किप्पुर है। इस दिन यहूदी कोई भी काम करना अशुभ समझते हैं। वह पूरे दिन उपवास करते हैं, वो भी बिना पानी के। गत वर्ष किए गए पापों के लिए वो अपने ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखें तो लगता है कि उस समय इजराइल जरूर अवकाश लेगा, और इजराइल अवकाश लेगा तो भारत को अपनी कार्रवाई शुरू करने का मौका मिलेगा। इसीलिए जैसे ही आप देखेंगे कि इजराइल ने लड़ाई रोक दी है, तो आप समझ जाना कि अब भारत का कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि ट्रेड डील इस कार्रवाई से पहले साइन करवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों वो इसी महीने में होने वाला है। दोस्तों, एससीओ का सम्मेलन जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था आप जानते हैं। भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर जो जलवा दिखाया था, उससे क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत तनाव बढ़ गया। अमेरिका पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऊपर से इसके बाद इजराइल ने अचानक भारत आके ट्रेड डील साइन कर ली। अब अमेरिका जो पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके बैठा हुआ है, उसका इकलौता दोस्त इजराइल बचा था, अब वो भी भारत के साथ हो लिया। और इजराइल का अमेरिका पे कितना प्रभाव है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि अमेरिका की नीतियां इजराइल बनाता है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, अब ट्रंप पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। ऊपर से ये लोग भारतीयों के साथ जो करना चाहते थे, वो भी शुरू हो चुका है। ये अमेरिकी लोग, ये अमेरिकी मागा वाले जो है, ये कोई न कोई कारण बना के भारतीयों को वहां से भगाना चाहते हैं। और अब आपने देख ही लिया होगा कि H1B वीज़ा पर इनका नया कानून आया है। अब H1B वीज़ा के लिए भारतीयों को 1 लाख अमेरिकी डॉलर देने पड़ेंगे, जो कि पहले 6,000 देने पड़ते थे। तो अब बढ़ाकर वो 1 लाख कर दिए गए हैं। अभी तो ट्रेड डील चल रही है, जिसके चलते ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये कानून नए वीज़ा धारकों के लिए है, जिनको नया वीज़ा के लिए अप्लाई करना है उनके लिए है, और जिन्होंने पहले से ही वीज़ा ले लिया है उनके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। मगर ये इनका झूठ सभी को पता है। जैसे ही ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, ये अपनी असलियत दिखाएंगे, अपने औकात पे आएंगे, और उनकी ये आदत पूरी दुनिया को पता है। साथ ही साथ भारत की सरकार भी ये बात जानती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव जो थे, उन्होंने बयान दिया था कि ये लोग भारत वापस आ जाए। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी है उसके देश में बढ़ता हुआ भारतीयों का विरोध। हमारे मीडिया में इस संबंध में कोई खबरें नहीं आ रही है, मगर अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है। आए दिन हिंसक घटनाएं हो रही है और रोज लोग मर रहे हैं। परिस्थिति अब ट्रंप के हाथों से निकल चुकी है। अभी तो इन्होंने मीडिया को जैसे तैसे बांध के रखा हुआ है, पर बहुत जल्द ये सबके सामने आने वाला है। और हो सकता है कि इसी बीच अचानक कोई बड़ी वारदात हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर डील तो खटिया में पड़ जाएगी। भारतीयों में अमेरिका के प्रति आक्रोश बढ़ गया तो मोदी जी को भी डील साइन करने में मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए दोनों देशों को जल्दी हो रही है। जितनी जल्दी हो सके डील साइन करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके अलावा और भी बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनका जिक्र करते बैठेंगे तो दिन गुजर जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते ही दिल्ली में अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों के बीच डील की बातचीत चल रही थी। इसके बावजूद सोमवार को गोयल साहब अपनी पूरी टीम लेके अमेरिका पहुंच गए हैं। वहीं जयशंकर साहब भी मार्को रूबियो से मिलने वहां पहुंचे हैं। मतलब आप देखिए, सब लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को देखकर हमारा मानना है कि डील सितंबर के अंत तक फाइनल हो जाएगी, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। पूरा विश्व इस डील के चलते बहुत सी चीज़ें रोक के बैठा हुआ है। बहुत सी चीज़ें जो उन्हें करनी है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये डील अभी भी फाइनल नहीं हुई है। जैसे ही ये डील फाइनल हो जाती है, सब हरकत में आएंगे, और आप देखोगे कि हर तरफ से खबरें आना शुरू हो जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि हमारी तरफ से क्या कार्रवाइयाँ होने की संभावनाएं है। दोस्तों, भारत के विभाजन में हमें दो बहुत बड़ी कमजोरियां मिली है। एक तो पीओके है, और दूसरा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं। ये दोनों चीजें हमारी सबसे बड़ी भौगोलिक खामियां हैं।
जिसका दुश्मनों को बहुत फायदा हो सकता है और इस बारे में हमेशा बात भी होती रहती है। तो एक मजबूत देश बनने के लिए भारत को सबसे पहले इन दो समस्याओं का समाधान निकालना होगा। दोस्तों, पीओके का समाधान तो हम सबको पता है, उसको तो हमने ले ही लेना है, पर चिकन नेक का स्थायी समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो दोस्तों, चिकन नेक का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए हमको ये मैप देखना पड़ेगा। अब यह देखिए, यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। मैप में आप देख सकते हैं कि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है लाल सर्कल में दिखाया गया है। इसके एक तरफ जहां हरे रंग का क्षेत्र है और उस पे आर लिखा है, वो है रंगपुर जिला, जो कि बांग्लादेश में आता है। अब दूसरी तरफ पी लिखा है, वो पाटन है, जो कि नेपाल में आता है। बीच में ये जो छोटा सा कॉरिडोर दिख रहा है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और वो एकमात्र रास्ता है नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। अगर ये कट गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया भारत से कट जाएगा और यही करने की धमकी हमें बार बार दी जाती है। वैसे देखा जाए तो पूरा बांग्लादेश बनाया ही ऐसे गया है जैसे बगल में फोड़ा हो। देखिए ये कैसे चारों ओर से भारत है और बराबर बगल में बांग्लादेश बना है। मतलब दिमाग देखिए गोरों का। और ऐसा विभाजन मान्य करवा के उस पर साइन करवाने के लिए ही अंग्रेजों को नेहरू चाहिए था। इसलिए उन्होंने पटेल को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि पटेल इसको बिल्कुल नहीं मानते और एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं करते। और इसीलिए गांधी, जो कि अंग्रेजों का ही पिट्ठू था, उसने पटेल को रास्ते से हटा के उसकी जगह नेहरू को पीएम बनाने का आग्रह किया था। हम आगे आने वाले वीडियो में इनकी पोल भी खोलेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब नीचे जो छोटा सा लाल बिंदु है, वो है चितगांव डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र, जो कि बांग्लादेश के लिए चिकन नेक है। त्रिपुरा से हम सेना घुसा के उसका चितगांव पोर्ट और म्यांमार का रास्ता बंद कर सकते हैं, जो कि उसकी इकलौती लैंड बॉर्डर है, जो भारत को छोड़ के किसी और देश से मिलती है। हमारा ऐसा करने पे उसके पास बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक समुद्र ही बचता है। अब सोचिए, अगर हम बंगाल के सागर में नेवी भेज के वह रास्ता भी बंद कर दे तो। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें मजबूत नेवी चाहिए और क्यों मोदी जी ने रूस से सस्ता तेल मिलने के बाद भी आपका पेट्रोल सस्ता करने की बजाय वो पैसा और उस तेल को दुनिया को बेच के जो कमाया हुआ मुनाफा था वो सब डिफेंस में खर्च कर दिया है। क्यों नेवी को इतने जहाज दिए गए हैं, इतना मजबूत बनाया गया है। आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने नेवी चीफ से कहा था कि मैंने आपके मुंह से निवाला छीन लिया है, इस ऑपरेशन में आपको मौका नहीं दे पाया। तब नेवी चीफ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगले ऑपरेशन में पहल करने का मौका हमें दे, और मोदी जी ने भी हामी भरी थी। अभी थोड़े ही दिन पहले एस जयशंकर साहब भी नौसेना प्रमुख से मिल रहे थे। इसी बीच ये खबर आ रही है कि हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनको 30 मई 2026 तक एक्सटेंशन दिया गया है। अभी हमारे देश में बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ऐसा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप खुद समझिए। इन सभी घटनाओं को दौड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार जो ऑपरेशन होगा वो समुद्र से ही शुरू होगा और टारगेट होगा बांग्लादेश, क्योंकि पीओके से भी ज्यादा जरूरत हमें चिकन नेक का समाधान निकालने की है। वैसे तो मैप के हिसाब से पूरा बांग्लादेश ही हमें लेना चाहिए, लेकिन अभी के लिए रंगपुर जिला कम से कम हमें लेना ही है, क्योंकि यहाँ पर चीन जैसे बड़े देशों से हमको खतरा है। ये काम करेंगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों पर हमेशा से मंडराने वाला खतरा दूर हो जाएगा। साथ ही त्रिपुरा से आर्मी घुसा के आधा चितगांव भी लेना है, जिससे कि इस बगल के फोड़े को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। देखिए, सब पीओके की रट लगा के बैठे हुए, सब उसी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये समस्या उससे भी बड़ी है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता इसे ही मिलेगी। 2 अक्टूबर की तारीख हालांकि मिस नहीं होगी, पर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये तारीख मिस हो जाए। और अगर ऐसा हुआ, ये तारीख मिस हुई, तो भी उसके बाद कुछ ही दिनों में ये सब होने जा रहा है। अब ये कार्रवाई कैसे हो सकती है, तो देखिए, हमें लगता है पहले जाकर नेवी समुद्र की नाकेबंदी करेगी। उसी समय तुरंत बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से एक साथ आर्मी अंदर घुस जाएगी और इन इलाकों पे कब्जा जमा लेगी। दोस्तों, ये काम 2-3 दिन में हो सकता है।
और दोस्तों, यह काम करना हमारी मजबूरी है और हमें ये करना ही पड़ेगा। अभी बांग्लादेश जो कमज़ोर है, उसे समय देना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि बाद में अगर उसे सपोर्ट मिला, तो हमारे लिए ये काम आसान नहीं होगा। इसलिए हम शुरुआत करेंगे अभी, और वो भी बांग्लादेश से। अब हो सकता है कोई मूर्ख कांग्रेस से चिल्लाने लगे या दुनिया दुहाई देने लग जाए कि भारत का तो तत्व है कि हमने कभी भी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया, किसी दूसरे देश की भूमि नहीं छीनी, तो अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन लोगों को मैं अभी से बता दूं कि भारत दूसरों की भूमि पर नहीं, अपनी ही भूमि पर कब्जा कर रहा है, जो कि उससे छीन ली गई थी किसी मूर्ख आत्मा और चरसी चाचा की करतूतों की वजह से। पीओके का निपटारा भी उसके तुरंत बाद ही करना होगा, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान यह कार्रवाई होती देखेगा, तो वो तुरंत चौकन्ना हो जाएगा और समझ जाएगा कि भारत अब ठोकने पर आमादा है और वह पीओके के लिए आने वाला है। इसलिए हमें पाकिस्तान को संभलने का मौका मिलने से पहले ही उस पर अटैक करना होगा। पाकिस्तान कुछ कर पाए इससे पहले हमें पीओके को हासिल करना होगा। इस बारे में हमारा चीन के साथ एससीओ की समिट में पूरा एग्रीमेंट हो चुका है, और साथ ही पाकिस्तानी जनरल और प्रधानमंत्री को भी समझा बुझा के, डरा धमका के या पैसे खिला के राजी कर लिया गया है। अब देखिए, कुछ लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी लोगों को दिखाने के लिए, पर अंततः पीओके हमको मिलना ही है। दोस्तों, दरअसल डी डॉलराइजेशन के चलते पूरी दुनिया बदलाव से गुजर रही है, और ट्रेड डील के पीछे यही चीजें तय की जा रही है कि इस बदलाव में कौन से देश की क्या भूमिका होगी, कौन सा देश क्या करेगा और कौन सा देश कहाँ कैसे रहेगा। इस दौरान दुनिया का नक्शा भी बदल जाएगा और हालात भी। और दोस्तों, ये सब पहले से ही शुरू हो चुका है। अब भारत अमेरिका व्यापार सौदे के बाद ये सब के सामने आएगा। इसीलिए नेपाल में क्रांति करवाई गई है, बांग्लादेश में अमेरिकी सेना के लोग उतरे हैं, पाकिस्तान के साथ हमने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को एससीओ के एंटी टेरर स्क्वाड का अध्यक्ष बनाया है। ये सब जो चीजें हो रही है, ये भारत की मदद के लिए किया जा रहा है, न कि उसे रोकने के लिए है। हाँ, हो सकता है दिखाया ऐसे जाए कि सब भारत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सब एक है, सब फिक्स है। जो होने जा रहा है उसके लिए सभी सहमत है। अब आते हैं करतारपुर साहिब पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, करतारपुर साहिब वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। आज की डेट में ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि हमारे देश से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। करतारपुर साहिब भारत की बाउंड्री से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अब ये हमारे मूर्ख आत्मा और चरसी चाचा का दूसरा कारनामा है। मतलब, क्या भांगका के बाद सिख कर रहे थे ये? सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल को पाकिस्तान में देने का क्या मतलब था? इसके पीछे क्या दिमाग था इनका? जबकि सिख तो पूरे भारत में रहते हैं। मगर अंग्रेजों के वफादार गांधी और नेहरू ने यह सब मान लिया। अब हमारे सिख भाई बहनों को पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ता है वहां जाने के लिए। तो हमको अगर खुद को सार्वभौम देश कहलाना है, तो हमारा पवित्र स्थल हमारे कब्जे में ही लेना ही पड़ेगा। इसलिए मोदी जी के लिए करतारपुर साहिब का महत्व पीओके से भी ज्यादा है, क्योंकि पीओके तो एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन करतारपुर साहिब हमारा श्रद्धा स्थान है, हमारी आस्था है, हमारे सम्मान का केंद्र है। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी पंजाब गए थे। वहां संगत में बैठकर उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया है, और जैसे कि मोदी जी की आदत है, यह काम भी वो 5 नवंबर से पहले ही कर देंगे, क्योंकि 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती का दिन है, और इस बार मोदी जी खुद वहां दर्शन करके ये जयंती मनाएंगे और सिखों को उनका सर्वोच्च उपहार देंगे। दोस्तों, एक तरफ बांग्लादेश पे आक्रमण करके हम हमारा सामर्थ्य हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ करतारपुर साहिब के पावन भूमि का अधिग्रहण करके धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। कम से कम तब तक तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो ही नहीं सकता। करतारपुर साहिब को लेकर ही हिंदू धर्म का विजय हम मना सकते हैं। अब दोस्तों, मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई शक हो, तो मुझे कमेंट्स में लिख सकता है। अगली वीडियो में आप सबके डाउट्स का मैं जवाब दूंगा। और दोस्तों, मैंने आज तक आपसे कभी भी किसी भी वीडियो में यह आग्रह नहीं किया है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, लेकिन इस बार मैं कहना चाहता हूं कि कृपया इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास समय कम है। एक हफ्ते में तो सब कुछ खुल के सामने आ ही जाएगा।
तो इससे पहले ही ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो आपका आशीर्वाद होता है हमारे लिए। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि मोदी जी, जयशंकर जी, पीयूष गोयल जी सभी एक्शन मोड में है, लेकिन अमित शाह जी और अजित डोभाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये राहुल तो नहीं है कि अचानक गायब हो गए और मलेशिया पहुंच गए। अगर ये चुप है तो जरूर कुछ न कुछ कर रहे हैं, और वो भी कुछ बड़ा ही कर रहे हैं, तभी तो इतनी शांति दिख रही है। ध्यान रखिए, ये दोनों शरारती बच्चे अगर चुप बैठे हैं तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ा कांड करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगला बड़ा धमाका इनकी तरफ से ही आएगा। दोस्तों, आजकल सब पे नजर रखी जा रही है। एक पूरी टीम है जो नेता, अभिनेता, रिपोर्टर, यूट्यूबर, धर्मगुरु, एक्टिविस्ट, समाज सेवक, हर किसी पे, हर समाज के तत्व पे नजर रख रही है। सबकी हरकतें नोट की जा रही है और सबका कच्चा चिट्ठा जमा किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि आज तक हमने जो किया वो चल गया, तो इसके आगे भी चल जाएगा। तो उन लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आज तक और आज में बहुत फर्क है। 300 सालों के बाद ये बदलाव का दौर आया है जो अभी चल रहा है। जरा चेक कीजिए अपने आसपास दुनिया भर में क्या चल रहा है। इस बदलाव के दौर में इन सब नाम और कारनामों को एक लाल डायरी में दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही इन पर भी कार्रवाई शुरू होगी। जैसे ही बाहर के ऑपरेशन खत्म होंगे, इन पर भी कार्रवाई शुरू होगी और मुझे लगता है ये मार्च 2026 तक शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में। दोस्तों, ये भारत की टीम से इतना चिढ़ते हैं कि पूछो मत, और इसकी वजह यह है कि हर बार भारत इनको धूल चटा देता है, जिसके चलते इन पाकिस्तानियों को अपने देशवासियों की गालियां खानी पड़ती है और इनमें से कुछ लोगों का तो करियर ही खत्म हो गया है। बेचारे भारत के सामने ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी घटिया हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब रविवार को एशिया कप का भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें हर बार की तरह भारत ने पाकिस्तान को धुन दिया। उस मैच में भिखारी पाकिस्तान का बल्लेबाज, जिसका नाम साहिबजादा है, उसने जैसे तैसे हाफ सेंचुरी पूरी की तो AK-47 जैसे बैट उठा के सेलिब्रेट करने लग गया। अब दूसरा हारिस रऊफ नाम का एक गेंदबाज है जो इशारे कर रहा है जैसे कि एयरप्लेन को हवा में ब्लास्ट कर रहे हो। मतलब इन गरीबों को हमने मैच खेलने का मौका क्या दिया, इन्होंने तो औकात दिखाना शुरू कर दिया। इन घटिया लोगों को समझना चाहिए कि भारत ने इनको मैच देके इनकी औकात से भी ज्यादा बड़ी चीज दी है, पर ये लोग पचा नहीं पाए। अब क्या करें, कुत्तों को घी हजम नहीं होता ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।